Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर जो टुडे है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे और विद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टुडे इज 29th ऑफ जनवरी 2024। जब हम एडिटोरियल्स को एनालिसिस करेंगे तो इन एरियाज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों के लिए बता देता हूँ। इंग्लिश ऐसे जो आपका है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल एरियाज जो हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट के, उनके ऊपर, सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके कई टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं इस सीरीज के अंदर। आर्गुमेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी और क्रिटिकल अप्रोच जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी इस सीरीज के थ्रू। ये रहा आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये वाले 3 एडिटोरियल जो हैं इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो पोर्शन है आपका, ये है ओपिनियन वाला पोर्शन और इसके लिए आपको इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी फॉर दिस लेक्चर, अगर आप ओपिनियन का लेक्चर चाहते हैं तो। पीडीएफ लिंक जो इस टुडे जो अपना है ये वाला लेक्चर उसका और न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 3 चैप्टर भी बना दिए जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये है आपके जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं, ये उसकी स्लाइड है। और ये सारे के सारे आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, 2023 की जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखें, ये सारे का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये है आपके नेशनल इश्यूज, ये भी मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाकर देख सकते हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन सा है आपको पता होना चाहिए। दैट इज टुडे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इसका बताना भी है और साथ में आप लोगों ने फीडबैक भी देना है। फर्स्ट जो आपका एडिटोरियल है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी पेंशन स्पेंडिंग। इकोनॉमी को लिंक करेगा, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में उसने लिखा है इसको और इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। तो क्या लिखता है उसके अंदर, वो ये कहता है कि जनाब ये जो पेंशन है इसकी रिफॉर्म्स करना चाह रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है ना उसने बगैर किसी वजह के इस अपोजिशन की है, इसकी मुखालफत की है जो फेडरल पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसकी। तो ये है बात कि क्यों ये कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो अपोज कर रही है और पेंशन रिफॉर्म्स को, जो कि फेडरल पेंशन रिफॉर्म्स करने जा रही है जो गवर्नमेंट। तो बात क्या है, बात असल में ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कई ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत लिमिटेड, इसकी लिस्ट एक काफी लंबी है, सबके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। जो इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किए गए हैं बस उनके ऊपर ही बात करूंगा। तो इसके अंदर वो उसने बताया है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है डेब्ट सर्विस पेमेंट। जो आप कर्जा लिया हुआ ना आपका, आपने उसको आप जो वापस करते हैं उसकी जो आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं सूद की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में और साथ में ओरिजिनल अमाउंट भी, सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान के यहाँ पर खर्च होते हैं। दूसरा जो है वो है पेंशन्स। आपको पता है पेंशन जब कोई सरकारी जो बंदा है, मुलाजिम है, पब्लिक सर्वेंट है, जब वो रिटायर होता है किसी भी स्केल का हो, छोटे का या बड़ा का, तो जब उसको फिर पेंशन दी जाती है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो पेंशन वाला चक्कर है ना ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बोझ बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। तो लिहाजा जो है इस इशू को, इस चैलेंज को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कह रही है कि हम कर लें। अब उन रिफॉर्म्स में क्या है कि चलो जो पुराने हैं उनका तो चलो ठीक है, उनको हमने पेंशन देनी है, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उसके अंदर भी ये कुछ स्कीमें लगा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज बात करने वाली है वो ये है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो अगले आने वाले वक्त में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर जब इनको भी पेंशन देनी पड़ेगी तो फिर बर्डन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, गवर्नमेंट ये कह रही है, ताकि जब ये पेंशन स्कीम के तहत जब ये जो लोग करंटली गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहे हैं जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उस स्कीम के तहत इनको पेंशन दी जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी जो है, उसका जो खजाना है उसके ऊपर क्या है, बर्डन नहीं पड़ेगा इस पेंशन का। अब स्कीम क्या है, स्कीम ये है कि जनाब जिस बंदे ने पेंशन लेनी है, बेनिफिशियरी जो है, वो क्या करेगा कि ड्यूरिंग हिज सर्विस, अपनी सर्विस के दौरान कुछ अमाउंट जो है उसकी सैलरी में से काट कर एक, जैसे जो है
आप कह लें कि एक थर्ड पार्टी को वो अमाउंट दे दी जाएगी। जिस तरह से आप सादा अल्फाज में कहूँ तो आप इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाते किसी चीज़ की, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आप उसकी कुछ पेमेंट पे करते हैं कि खुदा न ख्वास्ता इसको कुछ हो गया तो हम फिर इसको आपको वो कंपनी पे करती है। तो इन द सेम फैशन जो है इस तरीके से क्या किया जाएगा कि जब ये बंदा जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, जब ये सर्विस के अंदर होगा, ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड ऑफ टाइम वाइल एक्टिव इन सर्विस, तो वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट जो है इस थर्ड पार्टी को इसकी सैलरी में से काट कर दी जाएगी। तो जब ये रिटायर हो जाएगा तो ये थर्ड पार्टी क्या है, पेंशन की शक्ल में उसे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चक्कर से बाहर निकल जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये थी जनाब अली स्कीम जो कि कोशिश की जा रही थी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाए, मगर ये जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है इसने क्या किया, इसकी अपोज कर दिया। और हमने कुछ दिन पहले इसको डिस्कस भी किया था, ये स्कीम कई मुल्कों के अंदर एक्टिव की जा चुकी है। खास तौर पर आपका जो नेबर है इंडिया, वहां पर भी इस स्कीम के ऊपर जो है उन्होंने काफी बेनिफिट्स इससे हासिल किए हैं उनकी कई स्टेट्स में। ठीक है जी, ये है जी इसके अंदर जो एक कंसेप्ट था। अब जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा कि कितने पैसे हमें देने पड़ रहे हैं जी, जो गवर्नमेंट कहती है कि इसकी कर दो रिफॉर्म्स। तो फेडरल पेंशन जो ओवरऑल है वो कहता है बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है, 32% बढ़ गई है। ठीक है ना, 801 बिलियन रुपीज होगी है इस साल। और फिजिकल ईयर 23 के अंदर ये थी 609 बिलियन, यानी कि 32% बढ़ गई है इस अमाउंट का। इस अमाउंट से 32% बढ़कर इतनी अमाउंट हो गई है एक साल के अंदर। क्यों? क्योंकि नई रिटायरमेंट्स हुई हैं और आपने बेनिफिट्स भी लोगों के जो रिटायर हैं उनके इंक्रीज कर दिए हैं, तो इतना बर्डन आपका बढ़ गया। तो ये तो होगी जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनका बता दिया आपको। अब वो मिलिट्री की जो पेंशन हैं उनके बारे में लहदा से बता देते हैं आपको। तो वो भी बढ़ गई हैं। अब वो कितनी बढ़ी हैं, वो 26% जो है वो बढ़ गई हैं। और सिर्फ जो मिलिट्री की पेंशन हैं वो जनाबी अली ₹447 बिलियन है। और ये जो है बढ़कर अब 563 बिलियन रुपीज जो है वो हो चुकी हैं। और तकरीबन 3/4 जो है ना ऑफ टोटल फेडरल पेंशन का जो है ये मिलिट्री वालों का ही बनता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि इनको अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाती है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपको पता है 60 इयर्स किसी की होती है, अब तो 62 कर दी है, ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो फौजी वगैरह होते हैं आपको पता है इनकी जो होती है प्रमोशन, वो उनकी प्रमोशन होती है इनकी रैंक की कारकर्दगी के ऊपर। अगर इनकी क्या उसको कहते हैं, इनकी सर्विस होती है इनके प्रमोशन के हिसाब से। अगर इनकी प्रमोशन होती है तो इनकी सर्विस बढ़ती है, अदरवाइज इनकी प्रमोशन नहीं होती तो इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो जो फौजी हैं वो अक्सर जो सिपाही हैं इनके लोअर रैंक के, वो तो आपको पता है कि 34-35 ईयर्स की एज के अंदर ही या 40 ईयर्स की एज के अंदर रिटायर होकर घर आ जाते हैं अपनी सर्विस 20-22 साल की पूरी करके। ठीक है, तो ये एक वजह है। तो यहां पर आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जनाब अली अगर एक सर्कल है और इसके ये 4 हिस्से हैं 1 2 3 एंड 4, तो इन 4 हिस्सों में से वो 3/4 जो है 3 हिस्से यानी कि 75% जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है मिलिट्री वालों की पेंशन बनती है। एंड दैट इज द रीजन कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इसको क्या किया है, अपोजिशन इसके सामने आई है, अपोज किया है इसको रिफॉर्म्स को कि नहीं ये रिफॉर्म्स करनी। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि जो पेंशन है उसकी जो कॉस्ट है नेशनल लेवल के ऊपर 1.5 ट्रिलियन रुपीस है। और ये कहां से आती है, बजट के थ्रू आपको जो है ये पैसा देना पड़ता है। और आगे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये होगी ग्रो, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली 22 to 25% हर साल ये इतनी बढ़ेगी नेक्स्ट 35 ईयर्स तक। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा ये जो है बढ़ जाएगी। हाँ, पेपर पर्सपेक्टिव में इसमें आपको ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछने जा रहा है और ना आपसे सब्जेक्टिव में पूछने जा रहा है कि कितनी है। इसी तरीके से ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कोई ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का वो पेपर में आपसे नहीं पूछता। और ना आपने इतना डीपली जाना है, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हर 6 महीने बाद, साल बाद ये वेरिएबल होते रहते हैं। ठीक है,
आज आप पेपर पर्सपेक्टिव में आपको चीज तैयार कौन सी करनी है, वो ये है जर्नल सी जर्नल चीज कि जनाब इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं, एक है डेब्ट का, दूसरा है पेंशन का। अब पेंशन का जो है वो इस रिफॉर्म्स के तहत हल हो सकता है, लेकिन ये करने नहीं दे रहे, तो लिहाजा इनको करने देना चाहिए ताकि जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी से ये जो पेंशन का बर्डन है ये कम हो जाए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो वो वाले पैसे बचते हैं उन पैसों से हम क्या कर सकें, कोई नए स्कूल खोल सकें, हॉस्पिटल खोल सकें, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की सहूलियत, साफ पानी की दे सकें, एंड मैनी अदर जो दूसरी चीजें हैं वो काम गवर्नमेंट क्या है कर सके। तो ये चीज आप लोगों ने पेपर में याद करनी है। पेपर के पर्सपेक्टिव में, पेपर के पर्सपेक्टिव में जाता हूं तो पाकिस्तान को डिस्कस किया, इसकी इकोनॉमी को डिस्कस किया। चैलेंजेस के अंदर आपको मैंने बताया कि एक पेंशन भी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए चैलेंज है, जो कि शायद ही जो बच्चे उर्दू बाजार की किताबों से पढ़ते हैं वो शायद ही इस चीज को कभी मेंशन करें। वो यही कहेंगे एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है ना। इस तरह की बातें बिल्कुल वो बातें गलत नहीं है, वो सही है, मगर ये भी बात आप लोगों ने पेपर में लिख सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक ये भी चैलेंज है कि यहाँ पर पेंशन का ही बड़ा बर्डन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफॉर्म करे, और रिफॉर्म्स करके इस पेंशन को जो है पेंशन स्कीम, जिस तरह इंडिया ने ये पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि आने वाले वक्त में ये पेंशन का जो लोड बढ़ रहा है ये कम हो, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका भी सांस निकले, और वो क्या करे, वो वाले पैसे जो है हम किसी अच्छी जगह पर लगा सकें और हम भी ग्रो कर सकें। ठीक हो गया ना। तो ये डेब्ट पेमेंटेड जो है, ये पेमेंट्स जो है ये चैलेंज है, और पेंशन बर्डन भी चैलेंज है। तो जस्ट लाइक दिस आप जो है ना चीजों को ऐड कर सकते हैं, जिसके बगैर आप ऐड करें, यही चीजें हैं। और बस ये है कि ऐसे के अंदर लैंग्वेज के ऊपर आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स के अंदर अपना आइडिया दें, आइडियाज जो है ना वो मेच्योर होने चाहिए, और लैंग्वेज बिल्कुल आसान होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ हमने सुना है, बड़ी दफा सुना है। इस एडिटोरियल के अंदर वो कहता है हेल्थ इज वेल्थ तो है, लेकिन वो वुमन के पर्सपेक्टिव में इसको लेके जाता है कि वुमन की हेल्थ अच्छी है तो उस मुल्क की वेल्थ बढ़ जाएगी, वुमन की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो मुल्क तरक्की कर देगा, उस मुल्क के पास दौलत आ जाएगी। ये बात वो करता है इसके अंदर। कहता कैसे है, वुमेन गुड हेल्थ, औरत की अगर सेहत अच्छी होगी तो इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, इंक्रीज होगी, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। इसी चीज को कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वुमेन हेल्थ के ऊपर, वो क्या कहती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट का नाम है क्लोजिंग द वुमेन हेल्थ गैप, $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव लिव्स एंड इकोनॉमीज। ये रोज बड़ी आती हैं रिपोर्टें, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट जो याद करने वाली बात है वो क्या है कि वुमेन की हेल्थ बेहतर कर दें, और वुमेन क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, तो पार्टिसिपेशन से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, एंड दैट्स इट, सीधी सी बात है। इकोनॉमी बेहतर करनी है तो आप कह दें जी आप इस तरह करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों नहीं है, बेहतर नहीं है जी, उसके अंदर वुमेन का रोल बड़ा कम है जी, ठीक है। वुमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन हाफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी घर बैठी हुई है, काम नहीं कर रही। तो आप ऐसा करें कि ये कैसे आप उसके अंदर पॉइंट बताएं कि जनाब वुमेन को क्या है पार्टिसिपेट करने दिया जाए, जो हर्डल है उसके रिमूव किए जाएं, तो वुमेन क्या करे, आए अपना जो है अपना रोल अदा करे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो जस्ट लाइक दिस आप इसको सिंपल तरीके से कनेक्ट करें और इसको लिखें। अच्छा, वो कहता गया एड्रेसिंग द हेल्थ डिस्पैरिटीज, वुमेन के बारे में कहता है, लीड टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, जाहिर है जेंडर इक्वालिटी बेहतर होगी, और उसके साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, ठीक है। बात कोई मुश्किल नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जनाब औरत है, उसकी हेल्थ बेहतर होगी, वो काम पर जाएगी, पैसे कमाएगी, जब वो पैसे कमाएगी तो क्या होगा, आपका घर भी खुश रहेगा, आपकी जो है सोसाइटी भी वो ग्रो करेगी, और मुल्क भी आपका तरक्की करेगा। दैट इज द सिंपल फार्मूला। बाकी जो है जो इस डिमेंशन में उसने बात की है मैं उसी के ऊपर रहता हूँ, बाकी वो क्या पैसे कमाएगी और उसके क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं मैं उनकी ऊपर नहीं जा रहा, वो तो फिर डिबेट आप बेशक जितनी मर्जी लंबी करते जाएं, लेकिन हमारा फोकस है जितना एडिटोरियल वाले ने कहा है वो मैसेज आप तक कन्वे कर देना, ठीक है। और वैसे भी वो बातें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पसंद भी नहीं की जाती, उन बातों को समझा जाता है कि ये जो है ना बैकवर्ड सोच है, क्लासिकल सोच है, तो इसको जरा ये ओपन माइंडेड सोच वाले उनको बंदे चाहिए होते हैं।
आगे वो क्या कहता है, कहता है वुमेन स्पेंडिंग 25% मोर ऑफ देयर लिव्स इन पुअर हेल्थ कंपेयर टू मैन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें आप सुनते जाएं कि वुमेन जो है वो तकरीबन 25% जो है अपनी जिंदगी ज्यादा गुर्बत के अंदर गुजारती है। अगर मर्द ने जो है फॉर एग्जाम्पल जो है 75 साल गुजारे हैं, तो आप कह लें कि वो 100 साल गुजार देती है, ज्यादा टाइम उसका गुर्बत के अंदर गुजरता है आदमियों की निस्बत। Investing in women's health promises 1.7% rise in per capita GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1.5% जो है वो राइज होगा अगर आप उसकी हेल्थ के ऊपर जो है ना क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और इससे क्या है कि $1 जो हर डॉलर जो है वो 3 फोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ₹1 लगाएंगे तो वो 3 टाइम्स जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, इतनी ग्रोथ होगी। पाकिस्तान की बात करता है कि पाकिस्तान की वुमेन को भी के बारे में कहता है कि उसको भी हेल्थ चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ किस्म के। क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं उसको मिल रही। न्यूट्रिशनल जो है डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन होता है बेसिकली जो आप लोग ग़िज़ा खाते हैं, जो खाना खाते हैं, क्या वो ताकतवर है या बस ऐसे ही आप लोग बस अपना पेट भर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल जो है वो नहीं मिल रहा खाना उनको ना। सोसाइटिकल नॉर्म्स जो हैं और प्रायोरिटी मेल हेल्थ के सोसाइटिकल नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी क्या करती है, नॉर्म्स क्या होती हैं, रस्में रवाज आपके। तो सोसाइटिकल नॉर्म्स क्या होगी, जो आपके मुआशरे के रस्म और रवाज हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो मेल है उसकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी बहनें होती हैं वो भी क्या करती हैं, अच्छी चीज़ अपने भाइयों को देती हैं कि हमारा भाई खा ले। एक सोच है ना, वो खुद नहीं खाती, माएँ भी ऐसा ही करती हैं। तो ये भी एक क्या है पता नहीं क्या नहीं है। तो बहरहाल ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है कि भाइयों को बेटों को ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो माएँ खुद ही दे रही होती हैं, बहनें खुद ही दे रही होती हैं कि ये मेरा भाई खा ले, मैंने नहीं खानी। ठीक है, तो ये एक चीज़ भी है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि जब अफेक्ट होगी वुमेन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इसका अफेक्ट होगा। हैम्पर द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुली इन द वर्कफोर्स, वो वर्कफोर्स के अंदर फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी जब उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। और अल्टीमेटली जब वो वर्कफोर्स के अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जो ही बात जो मैंने आपको पहले सादा अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने क्या किया है, एक ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन हेल्थ जो है उसको लॉन्च किया है। कहते हैं ये एक अच्छा स्टेप है। और इस द अलायंस जो है ये बनाया है, जो इसका फोकस होगा कि फाइनेंस जो है वो करना, पैसे मुहैया करना, साइंस और इनोवेशन देना औरतों को। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, एंड एजेंडा सेटिंग रेजोनेट्स विद द अप्रोच नीडेड टू एड्रेस हेल्थ डिस्पैरिटीज इन पाकिस्तान। बाकी दुनिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो वुमेन्स हैं उनको क्या करना, एक तो हेल्थ की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना, दूसरा फाइनेंस प्रोवाइड करना इस काम के लिए कि जिसके अंदर जो फॉर एग्जांपल एक हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाया गया है तो इस प्रोजेक्ट को पैसे मुहैया करना और फिर साइंस एंड इनोवेशन के जरिए और बेहतरी करना, औरतों को भी जो है साइंस की तालीम देना जस्ट लाइक दिस जो है, और औरतों की खास तौर पर हेल्थ के ऊपर जो है वो वर्किंग करना। तो ये इस अलायंस का मकसद है। तो द लिंक बिटवीन वुमेन हेल्थ एंड नेशंस वेल्थ, तो ये है जी आपका सारे का सारा ओपिनियन और एडिटोरियल कि वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी जो नेशन है वो नेशन की वेल्थ जो है वो बढ़ेगी। तो पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो वुमेन की बात करता है, वुमेन की हेल्थ की बात करता है और वेल्थ की बात करता है। यहां पर तो इसने ये बात कर दी। अब आपको मैं यही बात एक और एंगल में भी बताता हूं। देखें, हमने कई दफा पढ़ा अपनी पिछले जो एडिटोरियल्स ओपिनियन के अंदर चिल्ड्रन के बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं कि ये सिर्फ वुमेन के बारे में नहीं, चिल्ड्रन के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने ज्यादा लोग हैं जो वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। अब वुमेन हो, हेल्थ के लिहाज से उसको प्रॉब्लम, आम इंसान हो उसके मेंटल हेल्थ का इशू हो, या चिल्ड्रन हो उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही हो। तो जब चिल्ड्रन को आप प्रॉपर खुराक नहीं देंगे, उनकी हेल्थ का आप केयर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली या तो वो फिर उनके जहन पर असर पड़ेगा, मेंटली उनका मेंटल लेवल वो नहीं रहेगा। कई बच्चे हैं स्टंट है उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो क्या बात है कि फाइनली जो एक बच्चा ग्रो करेगा ना, उसका जो मेंटल लेवल है ना वो पीक पे नहीं जाएगा, फुल डेवलपमेंट उसकी नहीं होगी।
जब ये काम नहीं होगा तो वो फ्यूचर के अंदर इसका अफेक्ट उसकी एजुकेशन के ऊपर भी होगा, और फिर उसका जो ब्रेन है वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकेगा, और वो फ्यूचर के अंदर जब वो बड़ा होगा वो किसी किस्म की भी कोई इन्वेंशन करने के काबिल नहीं होगा। तो फिर क्या है, जब वो इन्वेंशन नहीं करेगा तो जो ये वाली दुनिया है, ठीक है, ये वाली जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर उसकी जगह नहीं बन सकेगी। और साथ साथ ये जो टुडे वर्ल्ड जनरेशन है जो आईटी से एक्सपर्ट हैं, तो क्या है, उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो और एक एंगल ये हो गया। और इसका असर फिर किस पर पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर। जब आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, जब आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं होगा, वीक जहन का होगा, कोई इन्वेंशन नहीं कर सकेगा, तो टुडे जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें उसकी जगह नहीं बनेगी। और जब उसमें उसकी जगह नहीं बनेगी, कोई इन्वेंशन नहीं होगी, तो फिर आप जो है, मुल्क जो है आपका वो तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि सिर्फ वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप हो। इंडिया आपके सामने एक एग्जांपल है। इंडिया उतने पैसों से ज्यादा का सॉफ्टवेयर बेच देता है जितने पैसों का जो सऊदी अरेबिया क्या करता है, ऑयल बेचता है। अब सॉफ्टवेयर बनाना और ऑयल बेचना जमीन आसमान का फर्क है। सॉफ्टवेयर जहन से बनते हैं, और तेल जो है वो आप नहीं बनाते, कुदरती तौर पर बनता है। तो जस्ट लाइक दिस, जापान आपके सामने है, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है, तो आपको भी अगर आपके बच्चे जो हैं वो जहनी तौर पर ठीक होंगे तो आप उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी एजुकेशन बेहतर करेंगे, उनकी आउटपुट बेहतर आएगी, वो नई नई इन्वेंशंस करेंगे, आप उनकी इन्वेंशंस को दुनिया के सामने बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। नहीं, उल्टा जाएंगे तो ये सारी के सारे लोग जो है ये प्रोडक्टिव नहीं होंगे, ये बर्डन होंगे आपकी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्स में। पॉलिटिकल डिक्लाइन के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करता है। इलेक्शंस आपको पता है आने वाले हैं जी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपको पता है 3 है मेन जो के इलेक्शंस में जा रही हैं, बाकी भी काफी हैं लेकिन मेन 3 है, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई। कहते हैं मैनिफेस्टो जो है इन्होंने अब जाकर रिलीज किए हैं, 8-10 दिन जो है एग्जाम रह गए हैं इनके जी उसमें, इलेक्शंस में। और इतना लेट इन्होंने कर दिया कि अब इनके ऊपर डिबेट भी नहीं हो सकती इनके मैनिफेस्टोज के ऊपर। अब मैनिफेस्टोज क्या है, बेशुमार मरतबा बता चुका हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है सिंपल, जिसके अंदर वो बताता है, मंशूर होता है जी, ये मुझे ये पता है पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों है ये भी पता है, मेरे पास जी हल भी है, और ये मेरे पास हल है, जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं ये इस तरीके से इनको हल करके आपको दूंगा और आपको फायदा पहुंचाऊंगा। लोग सुनते हैं और अगर मुतासर हो जाए उसके हल से तो उसको वोट डाल देते हैं। तो ये होता है आपका मैनिफेस्टो। और पाकिस्तान में बहरहाल ऐसी कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो बताते हैं प्रॉब्लम ये है, ये भी बता देते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट ने पैदा की थी, ठीक है, लेकिन हल कोई नहीं बताते क्योंकि हल इनके पास होता भी नहीं है। लेकिन बहरहाल पहले तो बता देते थे, महीना 10 दिन पहले ही बता देते थे, लेकिन अब तो उन्होंने ये भी बताना मुनासिब नहीं समझ रहे, और अब वो है बहुत ज्यादा जो है लेट हो चुकी है, अब जाकर थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं, तो अब डिबेट भी नहीं उसके ऊपर हो सकती, ना मीडिया वाले ज्यादा डिबेट कर सकते हैं, ना लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन चीजों को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल डिक्लाइन हो रहा है ना वो हमारे सामने है। लोगों की जो अप्रोच है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है ना, पीपल अप्रोच पॉलिटिक्स, कल्चरल डिक्लाइन, तो इसमें भी यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी लोगों के पास नहीं जा रही वोट लेने के लिए, वो भी इलेक्टेबल्स को ढूंढ रही हैं। वो भी कहती हैं तोड़ जोड़ की सियासत कर लो, जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ले लो, अपने साथ मिला लो और अपनी गवर्नमेंट बना लो, इन लोगों के पास वोट लेने कौन जाए। ठीक है, तो आइडियोलॉजी जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अब वो नहीं रही, नो मोर ऑब्जर्व्ड, अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी, डिक्लाइन हो रहा है, अब बस ये रह गया है कि जनाब अली एक दूसरे को ऑफर कराते हैं। पीपी वाले कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिले थे, फिर इन्होंने पीडीएम बनाई, ठीक है, और इन पीटीआई वालों का क्या था, इमरान खान को नीचे फेंका। नो, और अब जो है आप बिलावल साहब कह रहे हैं जनाब आ जाओ आप, ये मेरी बात है इसमें बैठ जाओ, और इनको ऑफर करा रहे हैं। तो जस्ट लाइक दिस, ये है पाकिस्तान में जो है हाल। कमेंट करके आप लोगों ने जो है अपना फीडबैक जरूर देना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।
तब तक अल्लाह हाफिज।